आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। आदाब दोस्तों, आज हम जिस ख्वाब बुनने और बुनवाने वाले की सेंटनरी मना रहे हैं उसका नाम है साहिर लुधियानवी, और हमारी एन खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज गौहर रजा साहब तशरीफ़ रखते हैं। आदाब गौहर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। और साहिर का जब जिक्र आता है तो लोग अक्सर उनकी फिल्मी गीतों से बातें शुरू किया करते हैं या उनकी शायरी से। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ उस गुफ्तगू के आगाज़ के लिए। जिस ज़माने में साहिर लिख रहे थे उस ज़माने में तो और बहुत बड़े बड़े शायर लिख रहे थे, फिल्मी दुनिया में भी बहुत कदावर, बहुत चीदा चीदा शायर, फिल्मी दुनिया में भी मुशायरे के स्टेज पे भी लिख रहे थे। तो ऐसी क्या चीज़ है वो जो साहिर को उन सब से मुख्तलिफ बनाती है, उसकी शख्सियत को? जो गालिब का शेर है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और, तो ये और क्या है साहिर का? और ये शख्स जो एक गांव से आता है पंजाब के, ये उस और तक पहुंचा कैसे? इससे पहले कि जवाब दूं आपके सवाल का, जी, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। जी, मैं अपना दूसरा सवाल इसी से शुरू करने वाला था। तो सबसे पहले तो जितनी खवातीन हैं उनको मुबारकबाद दे दी जाए, लेकिन हम ऐसे शायर की बात कर रहे हैं और ऐसे शायर का आपने सवाल पूछा है जो ये कह रहा था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। ये फर्क है जी कि वो आज के विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे में भी मेरी समझ से बाहर है कि मैं किस पुराने उस शायर को, जो उनके ज़माने का शायर या उनका उस्ताद हो या फौरन बाद का हो, उसको आज के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूं। बहरहाल आपका सवाल बहुत मुश्किल है, इसका जवाब आसान नहीं है और अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देंगे। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि साहिर के घर में बाप जमींदार अय्याश बिना पढ़े लिखे और साहिर को भी नहीं पढ़ाना चाहते थे। माँ उनको ले गई वहाँ से, मामू तिजारत करते थे, तो कोई ऐसा घर में नहीं दिखाई देता जैसा और शुअरा हजरात के घर में हमको दिखाई देता है। आप किसी का भी नाम लें उस वक्त के बड़े शायर का, आपको घर में माहौल दिखाई देता है। कभी आदमी साहब तक अगर देखें, जोश मरियाबादी, मजाज, फिराक गोरखपुरी, सारे लोग जितने भी हैं इनके घर पे माहौल है शायरी का। साहिर के यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब ये है कि ये एक खालिस शायर समाज ने पैदा किया, और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो उथल पुथल उस वक्त मची हुई है उसने इस शायर को पैदा किया। ये फर्क है बहुत बड़ा। और ये जो माहौल है उसमें खास बात यह है कि उस वक्त मार्क्सिस्ट आइडियाज, कम्युनिस्ट आइडियाज, बराबरी के आइडियाज, मर्द औरत बराबरी के आइडियाज बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में आ रहे हैं और नौजवान उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। साहिर को पढ़ने का भूत की तरह से शौक था, तो उन्होंने पूरा मार्क्सिज्म जितना मिल पाया वो सारा खंगाल लिया था। और उनके बाद तक ही अगर हम देखें खुद साहिर के अल्फाज में कि उनके सरे फहरिस्त जो पसंद थे लिखने वाले, उसमें मार्क्स, एंगल्स और लेनिन दिखाई देते हैं हमको, जो कि उनके पूरे कलाम में छलकता भी है। ये मार्क्सिज्म पूरे कलाम में मार्क्सिज्म है। वो समझने की कोशिश की साहिर ने और उसको हिंदुस्तान की जबान में, हिंदुस्तान के माहौल में रचा बसा करके फैलाने की कोशिश की, जिसको उन्होंने कहा भी है अपने आप। और मैं समझता हूँ कि मेरी जनरेशन खास तौर से बड़ी खुशकिस्मत थी कि हमने मार्क्सिज्म सिर्फ मार्क्स की किताबों से नहीं बल्कि साहिर जैसे शुअरा से भी सीखा। तो इन हालात में साहिर को तीन चीजें बिल्कुल अलग कर देती हैं। एक तरफ उनको जो शायरी के ऊपर उबूर हासिल है, हिंदुस्तान की उर्दू की शायरी के ऊपर उबूर हासिल है, उसकी टेक्निक के ऊपर पूरी तरह से उबूर हासिल है। दूसरी तरफ
ये ख्यालात हैं। जी उनको वो हिंदुस्तानी माहौल में रचा बसा करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी तरफ जज्बे की शिद्दत है। जी जज्बे की शिद्दत शायद इससे मिलती है उनको कि बाप और माँ का जो झगड़ा था उसकी वजह से सेंसिटिव होना ही था इस शायर को। तो ये तीनों चीजों में एक बैलेंस है जी खाली जज्बा नहीं है, एक सोच है। जी और खाली सोच और जज्बा नहीं है बल्कि उन्हें कहना भी आता है, टेक्निक भी है। अगर अंग्रेजी में कहें तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर्स। वहां वो कोई लाग लपेट में नहीं छोड़ते हैं जी बात को। जी जब वो कहना शुरू करते हैं तो जो बात जहन में है वही पहुंच रही है, वही पहुंच रही है कारी की तरफ, पढ़ने वाले की तरफ। नहीं तो ये उनकी वोकैबुलरी के बारे में भी जरा बात की जाए। मेरे ख्याल से जो आपने बहुत अहम ये मुद्दा है कि इतनी पेल्यूसिड जिसको कहते हैं फ्री फ्लोइंग जबान और इतनी इम्पैक्टफुल जबान, लेकिन कैनवस भी इतना वाइड है और वो उसका इम्पैक्ट कहीं खत्म नहीं हो रहा है। मतलब एक तरफ तो ये है कि सना खान तस्दीक मशरिक कहाँ है, दूसरी तरफ ये कि मन रे तू काहे ना धीर धरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लफ्जियात के ऊपर कई लोगों ने लिखा है, रिसर्च भी की है साहिर के ऊपर कि लफ्जियात में क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। साहिर लफ्ज बनाते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो फारसी से खूबसूरत लफ्ज उठा रहे हैं, अरबिक के लफ्ज उठा रहे हैं जो उनके चारों तरफ बिखरे हुए थे जिस पे उन्हें अबूर हासिल था पूरी तरह से, बल्कि वो पंजाब का एक शायर जो पंजाब में ही रहा और उसके बाद बम्बई चला गया, वो अवधी से लफ्ज ले रहा है, वो ब्रज से लफ्ज ले रहा है, वो खड़ी बोली से अल्फाज ले रहा है। और जो भजन लिखे हैं उसमें तो खासतौर से कमाल की जबान इस्तेमाल की। ऐसा लगता है कि वो उनकी परवरिश ही इस इलाके में हुई है, जो जिसको हम ईस्टर्न यूपी कहते हैं, वो उसकी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक बहुत ही ज़हीन आदमी कर सकता है, लेकिन साहिर की याददाश्त बहुत अच्छी थी। सारे उनके दोस्त और उनके मिलने वाले और बाकी सब ने लगातार इस बात को एम्फसाइज किया है, इस बात पे जोर दिया है कि साहिर की याददाश्त बहुत अच्छी थी। यानी उन्होंने कोई अगर मजमून किसी का पढ़ा है जी और वो आदमी इस राह चलते मिल गया, और ऐसे कई इंसिडेंट लोगों ने कोट किए हैं, तो उस मजमून की एक लाइन निकाल करके फौरन ही ये बताना कि उसमें आपने ये लिखा था, अच्छा, और मुझे बहुत पसंद आया था जी। तो अल्फाज जो भी कान में पड़े होंगे साहिर जी, इस याददाश्त की वजह से वो रह गए होंगे और उस असासे को यूज किया है, साहिर ने इस्तेमाल किया है। जी। ऐसे बहुत कम लिरिसिस्ट्स और शुअरा हज़रात होंगे जिन्होंने सोशल कॉजेस को इस तरह से जो फिल्मों में लेके आए हैं। अब आज तो मेरे ख्याल से इस तरह की अगर ज़बान या इस तरह के सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाए तो मतरूफ बिल्कुल माने जाएंगे, कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन साहिर एक बात जी जो बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही जी कि आजकल अगर कोई इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे तो वो कबूल नहीं की जी। साहिर जब दाखिल हुए फिल्म इंडस्ट्री में तो आप ये सोचिए कि उनसे लगातार यही कहा गया जो आप हम कह रहे हैं कि ये ना करिए इस्तेमाल। हम बहुत करीबी दोस्त जी उनके जिनके घर रोज का आना जाना था, उनको लगातार कोट किया गया है, अलग अलग लोगों ने कोट किया है कि उन्होंने कहा कि साहिर साहब हमें आपकी हिंदुस्तान का बेहतरीन शायर होने में कोई शक नहीं है जी, लेकिन फिल्मों का मामला दूसरा है। फिल्मों में हम आपको जगह नहीं दे सकते, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, ये खतरा मोल नहीं है जी। तो साहिर से भी यही कहा जा रहा है जी कि जिस तरह की आप शायरी करते हैं पर हमें दिखाई देता है कि लगभग 30 साल तक राज करने वाला वो आदमी और अपने टर्म्स पे काम किया। अपने टर्म्स पे ये भी लोग बताते हैं कि किताबों में लिखा हुआ है कि इससे पहले फिल्म लिरिसिस्ट की जो है कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं थी, कोई अहमियत। जी हाँ, कोई अहमियत नहीं थी। ये साहिर का ही कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड को। तो एक आपने फेमिनिज्म का जिक्र किया उनके इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वैसे तो मेरे ख्याल से रोज वुमेन्स डे होता है, लेकिन इससे आप कहाँ तक मुत्तफिक है? मेरा ये ख्याल है कि
उस जमाने में हालांकि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था और सब प्रोग्रेसिव राइटर्स जो हैं वो फेमिनिज्म की बात कर रहे थे। मजाज ने कहा कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, या कैफी साहब कह रहे हैं उठ मेरी जान मेरे साथ ही। लेकिन जिस तरह का फेमिनिज्म साहिर के यहाँ दिखता है, जिस बेबाकी से, जिस करेज से, जिस फियरलेसनेस से, वो शायद आपको और शायरों के यहाँ नहीं दिखेगा। मैं समझता हूँ तकद्दुस को तमद्दुन का फरेब तुम रसूमात को ईमान बनाती क्यों। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब मजाज ने लिखा है और जब कैफी साहब ने लिखा है जी, और जब अली सरदार जाफरी साहब ने लिखा है, तो वो उससे पहले और काफी पहले जी, ये नौजवान शहर की गलियों में घूम घूम कर अपनी वो मारकतुल आला नज़्म लिख रहा है, जिसके जिक्र आपने किया था, सना ख्वान तकदी से मशरिक़ का जी। और उसके लिए उनके दोस्त का ये कहना है कि रोज शाम को आ जाते थे और 3-4 दिन तक शाम से देर रात तक उन गलियों के चक्कर लगाते थे और तब ये नज़्म पैदा हुई। ये जो फेमिनिज्म का एक पूरा ख्याल है साहिर के यहाँ, उतना मुस्तहकम ख्याल कहीं नहीं मिलता। और वो अदब के साथ रहते हुए और अदब से फिसल करके इतनी सख्त बात कहते हैं इसमें, इस नज़्म में, कि वो हिला करके रख देने वाली है। अगर कोई जहन रखता है, कोई एहसास है, तो वो हिल जाएगा जब वो ये कहते हैं कि यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बानियाँ भी, ये बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी। क्या गाली दे रहे हैं पूरे समाज को। अगर इसको सड़क की जबान में कहा जाए तो ये कितनी मुगल्लज़ात गाली दी है उन्होंने। और ये उस वक्त कहना कि ज़ुलेखा की हम मदद मांगती है हव्वा की बेटी, हव्वा की बेटी, ज़ुलेखा की हम राधा की बेटी कह रहे हैं, पैगंबर की उम्मत कह रहे हैं। ये कहना एक वैश्या के लिए, एक नाचने वाली के लिए ये कहना उस वक्त, मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। और ये हिम्मत साहिर को जो आखिर तक रही, इस हिम्मत पे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने जब नेहरू के खिलाफ लिखा तो नेहरू के खिलाफ लिखा, इंदिरा के खिलाफ लिखा तो इंदिरा के खिलाफ लिखा। उन्होंने उनकी नज़्म गालिब के जश्न के ऊपर जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूम का गम क्यों है। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू का ही शायर था, गालिब पे करम करके, उर्दू पे सितम करके गालिब पे करम क्यों। ये तो बिल्कुल गांधी हो या गालिब हो, दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। अच्छा, और एक सही मायने में एक वर्ल्ड पोएट भी थे कि कहीं भी जुल्म हो रहा हो, किसी का कत्ल हो, पैट्रिस लुमुम्बा के जो कत्ल पे, जो क्या बात है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सिलासिल पे जमे, तेरे बेदात पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और इसमें उन्होंने यूएनओ की डेफिनेशन दी है, इतना खूबसूरत जबान में उर्दू में ट्रांसलेशन मुझे नहीं मालूम कि किसी और ने किया है। यूनाइटेड नेशंस का अक़वाम की लैला से कहो, अक़वाम की लैला बताइए। जी और यही कह सकते हैं, अक़वाम की लैला, महमिले मजलिसे अक़वाम की लैला से कहो, खून दा दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोले तुंद है खिरमन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मक्तल में दमाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में। ये कमाल है, शिद्दत जज्बात की जो साहिर के यहाँ मिलती है, इसके साथ के वो उनकी टेक्निक लिखने की भी कमाल की है। उसके अंदर फ्लो जो है, जो अल्फाज को पिरोने का फन है साहिर के यहाँ, वो भी कमाल का है। वो आपको ये नहीं लगता कि कब वो इश्क से दाखिल हो गए रेवोल्यूशन, इनकलाब में कब चले। ये ट्रांजिशन, ये बदलाव जो आता है नज़्मों के अंदर, ख़ास तौर से नज़्मों में जो बदलाव आता है, उसमें ये नहीं कहीं दिखाई देता कि कोई झटका है, कहीं ये नहीं दिखाई देता है कि कहीं रुकती नहीं है, बिल्कुल सनसन पानी की तरह चली जाती है। तो मैं अपना आखिरी सवाल पूछने से पहले एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे
कि अक्सर आप देखेंगे कि जो शोरा हजरात फिल्मों के लिए लिख रहे हैं वो मुशायरे के स्टेज पे एक बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सनालिटी है, दूसरा ही शायर है। तो जब वो फिल्म मजबूर साहब को देखिए, जब वो फिल्मों के लिए लिखते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरा शायर है वो शख्स। बस साहिर के ऐसा नहीं था, उन्होंने मेरे ख्याल से ये फ़र्क ख़त्म कर दिया बिल्कुल, एक शायर और एक लिरिसिस्ट का जो फ़र्क है उसको। और हमारे यहाँ एक ज़रा सा ये भी प्रॉब्लम है, अब आप ऐसे मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि आप ख़ुद एक इतने मशहूर शायर हैं कि हालांकि उर्दू लिटरेचर में एक बड़ा लंबा ट्रेडिशन है गीत का, और अमीर खुसरो से शुरू होकर मीरा जी और सब इतना लंबा ट्रेडिशन है, लेकिन जब गीत को या गज़ल को भी फिल्मों में इस्तेमाल करने लगते हैं तो थोड़ी सी उसकी इंटेलेक्चुअल डाउनग्रेडिंग शुरू होती है। आपको नहीं लगता है कि साहिर ने जो है ये मामला जो है बिल्कुल ख़त्म सुलझा दिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साहिर गाता जाए बंजारा के दीवाचे में ये लिखते हैं, और एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है, जो अश्क साहब को दिया था उन्होंने इंटरव्यू, दोनों में कहा है कि फिल्म के अंदर ये नया मीडियम था कम्युनिकेशन का जो मैच्योर हो रहा था तब। हालांकि शुरुआत साहिर की पैदाइश से पहले हो चुकी है हिंदुस्तान में फिल्म की, लेकिन ये मैच्योर होने में वक्त लग रहा था, और ये नया मीडियम बहुत बाअसर है, ये साहिर को बहुत एहसास था। तो साहिर के लिए खाली फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पैसा कमाने का जरिया नहीं थी, पैसा कमाने का जरिया भी थी जी, लेकिन साहिर ने ये बात बहुत ही सफाई के साथ लिखी है कि जब मेरे पांव जम गए तो मेरे लिए इस इंडस्ट्री के का इस्तेमाल, और उन्होंने प्रचार ही जैसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया है वहां पर, उसके लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता था। अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इससे बेहतर मीडियम मेरे सामने नहीं था, और वो किया। आज इस बात की बहुत सख्त जरूरत है बताने की, क्योंकि आज जो हमारे फिल्म आर्टिस्ट और ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह का इम्पैक्ट फिल्म किससे होता है उससे शायद कोई ऐसा दूसरा मीडियम नहीं है। बिल्कुल जी, शायर कह रहे हैं और भजन में कह रहे हैं जी। आप ये गौर करें, ये ख्याल रखें कि भजन में ये भजन है जी, और इस भजन में कह रहे हैं ये पुण्य है क्या, ये पाप है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें। वाह, ये एक जबान है जी। आज कोई ये कह दे और किसी की समझ में आ जाए तो एक हंगामा खड़ा हो, और अगर समझ में आ गया तो बहुत मेजर हंगामा खड़ा हो जाएगा इसके ऊपर। आज तो खैर और इसी को देखिए, ये ख्याल यही है जी, बिल्कुल फारसी जबान में कह रहे हैं, अजल से जहन इंसान बस्ते औहाम है साकी, अकायद वहम है मजहब ख्याल खाम है साकी। ये सोचिए कि आज किसी की समझ में आ जाए ये शेर जी हाँ, तो क्या हाल होगा जी हाँ, बिल्कुल साहिर जैसे शायर का या आज के शायर जी हाँ। तो खैर हम लोग तो जा रहे, लाइसेंस जिस तरह का था उस जमाने में लिटरेरी लाइसेंस, वैसा तो आज खैर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये याद रखें कि ये सन 47 के बाद की है, जब एक तरफ वो भी माहौल था कि एक दूसरे का गला काट रहे थे लोग जी हाँ जी, और तब ये कहा जा रहा है, उस वक्त भी ये कहा जा रहा है। तो ये एक वही मैं अर्ज कर रहा था शुरू में कि एक जादूगर का ही कमाल हो सकता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब। मैं एक आखिरी सवाल पूछ के इजाज़त, और वो ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि साहिर तलखियाँ में से या साहिर के कंपाइलेशन में से अगर आप सिर्फ एक नज़्म ऐसी आपसे कहा जाए कि आप चूज़ कीजिए जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा नज़्म, तो आप किस नज़्म को चूज़ करेंगे? मैं कई नज़में पसंद करूंगा, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपके पसंदीदा शायर की कोई एक नज़्म आप करें, लेकिन जहाँ साहिर डेफिनेशंस का शायर है जी, परिभाषा या तारीफ का शायर है, और ये बात मैं अलग अलग जगह कहता रहा हूँ, और इसके लिए बहुत सारे उनके अशार और नज़में पेश की जा सकती हैं, लेकिन जहाँ वो खुद अपने को कह रहे हैं कि आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते हो जी, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी हो, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। इसके इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कि इसका अगला जो बंद है जी, कमाल का बंद है जी, नूर सरमाया से है रूह तमद्दुन की जिला, वाह, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती, वाह वाह, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। ये जो
इंसान की 10,000 साल की तहजीब है, एक तरफ उस पर नजर है और एक तरफ जो बाहर बैठा हुआ आदमी जो भूखा है उस पे और फकीर है उस पे नजर है। इसका कैनवस इस कथा का कैनवस बहुत बड़ा कैनवस है। ये कमाल है साहिर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो साहिर ने खुद ही कहा था कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, लेकिन मेरे ख्याल से कोई आया नहीं। आए तो बहुत हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं आया जिस पे ये डेफिनेशन आप कह रहे थे कि इस पे ये डेफिनेशन पूरी उतरती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू।